हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम, चाहे आपका सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो या फिर स्टेट लेवल का, सभी आगामी एग्जाम्स के लिए ये वन लाइनर क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हमारे इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए, खजुराहो के जो मंदिर हैं ये किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल स्थित है आपके कहाँ पर? जयपुर में। अगला क्वेश्चन है, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? बड़ा इमाम बाड़ा स्थित है आपके कहाँ पर? लखनऊ में। अगला देखिएगा, चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? चेतक घोड़ा ये संबंधित है किससे? राणा प्रताप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजगणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? देखिए, बीजगणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए जाना जाता है किसको? भास्कर को। अगला देखिएगा, सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा जो है ये सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस बृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर इसका राइट आंसर है। अगला देखिएगा, अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है? अमरावती बौद्ध स्तूप ये स्थित है आपके किस राज्य में? आंध्र प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया था? देखिए, सलहर का जो युद्ध हुआ था इसमें मुगल सेना ने किसको हराया था? मुगल सेना को किसने हराया था? शिवाजी ने। मुगल सेना इसमें इस युद्ध में हार गई थी। मुगलों और शिवाजी के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें मुगलों की सेना को किसने हराया था? शिवाजी ने हराया था। अगला देखिएगा, सलहर का युद्ध कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सलहर का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था आपके 1672 ईस्वी में। अगला देखिएगा, किसे रंगीला बादशाह कहा जाता है? रंगीला बादशाह ये किसे कहा जाता है? मोहम्मद शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर यानी बहादुर शाह द्वितीय भी इसको कहा जा सकता है का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर, जिनका जो मकबरा है ये कहाँ पर? म्यांमार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? देखिए, अहमद शाह अब्दाली जो थे इन्होंने भारत पर 8 बार आक्रमण किए। अगला देखिएगा, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया कब? 1739 ईस्वी में। अगला देखिएगा, शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? शिवाजी के समय भू राजस्व का 33% राजस्व जो है ये वसूला जाता था। अगला देखिएगा, आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? आगरा की जो जामा मस्जिद है इसका निर्माण कहाँ कराया था? किसने? जहां आरा ने। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन भी आयोग द्वारा पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। आगरा का जो जामा मस्जिद है इसका निर्माण जहां आरा ने कराया था। अगला देखिए, किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? तो किस सिख गुरु ने? गुरु गोविंद सिंह ने फारसी भाषा में जफरनामा रचना दे दी जाती है। बताइए ये किसने लिखा है और किस भाषा में लिखा है? ये क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछे जाते हैं इस तरीके के भी, तो उनको ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा है? गुरु नानक का जीवन परिचय लिखा है गुरु अर्जुन देव ने। कल आपको रात को 8 बजे फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल मॉक सीरीज भी प्रोवाइड कराई गई थी, तो बहुत कम लोगों ने देखा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जिन लोगों ने नहीं देखा है उस क्लास को देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। रात को 8 बजे प्रोवाइड कराई गई थी, लेकिन आज से आपको शाम 5 बजे वो क्लास मिलेगी। तो शाम 5 बजे फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल मॉक सीरीज वाले आप सभी लोग तैयार रहिएगा। अगला देखिए, औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था?
औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब था मुर्शिद कुली खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? शिवाजी की मृत्यु होती है 12 अप्रैल 1680 ईस्वी में। अगला देखिए, औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कब कराया था? बीबी का मकबरा ये किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनाया था। एक पॉइंट आपके क्वेश्चन से ही बन रहा है। और कब इसका निर्माण कराया? तो 1679 में। अगला देखिएगा, शामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? देखिए, शामूगढ़ का युद्ध हुआ था 1658 में। 1658 ईस्वी में शामूगढ़ का युद्ध हुआ था। अगला देखिएगा, जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? देखिए, जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था? नूरजहां था, लेकिन इनका वास्तविक नाम बताना है तो मेहरुनिशा इनका वास्तविक नाम था, नूरजहां का। अगला देखिएगा, हैदर अली मैसूर के शासक कब बने थे? हैदर अली मैसूर के शासक बने 1761 ईस्वी में। अगला देखिएगा, नादिर शाह कहाँ का शासक था? नादिर शाह जो था ये कहाँ का? ईरान का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, माधव राव नारायण पेशवा कब बने थे? माधव राव नारायण ये पेशवा बने थे कब? वर्ष 1761 ईस्वी में। अगला देखिएगा, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खालसा पंथ की नींव किसने डाली थी? गुरु गोविंद सिंह ने। और कब डाली ये नींव? 1699 ईस्वी में इन्होंने ये नींव डाली थी। अगला क्वेश्चन है आपका, किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन व मन से की थी? तो किस गुरु ने? ये गुरु थे गुरु अर्जुन देव ने, जिन्होंने मुगल राजकुमार की सहायता धन और मन से की थी। अगला देखिएगा, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय हुआ था? सैयद बंधुओं का पतन हुआ था किसके समय? मोहम्मद शाह के समय। अगला क्वेश्चन है, फर्रुखशियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्रुखशियर जो है ये मुगल बादशाह बना था, लेकिन किसके सहयोग से? सैयद बंधु के सहयोग से। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था? देखिए, बाबुल मक्का कहा जाता था किस काल में? मुगल काल में। तो किस बंदरगाह को? कौन सा ये बंदरगाह था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत बंदरगाह। तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, बताइए कि सूरत बंदरगाह को किस काल में बाबुल मक्का कहा जाता था? इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी आयोग द्वारा पूछा जा सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को याद रख लीजिए, क्योंकि आगामी एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एतामद उद दौला का मकबरा कहाँ पर स्थित है? एतामद उद दौला का मकबरा है कहाँ पर? आगरा में। अगला देखिएगा, एतामद उद दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो ये मकबरा बनाया था किसने? नूरजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस राजपुताना राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो किस राजपुताना राज्य ने? मेवाड़ राजपुताना राज्य ने किसकी? अकबर की संप्रभुता को स्वीकार नहीं किया था। अगला देखिएगा, किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा प्रारंभ की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा शासक था मध्यकालीन शासक जिसने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा को आरंभ किया था? तो ये था शेरशाह। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अकबर ने कठाभरण वाणी की उपाधि किस संगीतज्ञ को दी थी? अकबर ने कठाभरण वाणी की उपाधि दी थी किस संगीतज्ञ को? तानसेन को। अगला देखिएगा, अंतिम रूप से किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को समाप्त किया था? जजिया कर को किसने समाप्त किया था ये बताना है। तो अंतिम रूप से समाप्त किया था मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने किस कर को? जजिया कर को। अगला देखिएगा, जो चित्रकला का शत्रु है वह मेरा शत्रु है किस मुगल शासक ने कहा था? तो देखिए, ये कथन था किस मुगल शासक था? जहांगीर का। अगला देखिएगा, बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी? बाबर के वंशजों की जो राजधानी थी ये थी कहाँ पर? समरकंद में। अगला देखिए, जहीरुद्दीन बाबर का जन्म कहाँ और कब हुआ था? जहीरुद्दीन बाबर का जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में। कहाँ पर? फरगाना में हुआ था जन्म। कहाँ पर? फरगाना में। कब हुआ था? 1483 यानी 1483 ईस्वी में। अगला देखिएगा, चंदेरी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? देखिए, चंदेरी का जो युद्ध हुआ था ये किसके मध्य हुआ था? बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था। अगला देखिएगा, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? बाबर ने अपनी आत्मकथा को लिखा था किस भाषा में? तुर्की भाषा में।
तो ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कीजिएगा। सेशन पसंद आ रहा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एंड जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा बादशाह अपनी उदारता के कारण कलंदर के नाम से प्रसिद्ध था? तो कौन सा बादशाह था जो कि अपनी उदारता के कारण कलंदर के नाम से प्रसिद्ध था? ये था बाबर। अगला क्वेश्चन है, दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की थी? दीन पनाह नगर की स्थापना की थी किसने? हुमायूं ने। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बादशाह सप्ताह के 7 दिन अलग अलग कराया? कौन सा ये बादशाह था जिसने सप्ताह के 7 दिन को अलग अलग कराया था? तो ये कौन था? हुमायूं था। अगला देखिएगा, पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो देखिए पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था इसमें किसकी पराजय? विक्रमादित्य की पराजय हुई थी। तो आप कमेंट करके बताइएगा जो आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था ये कब लड़ा गया था, किस वर्ष ये युद्ध हुआ था? आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में जिन लोगों को आंसर आता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिए। अगला देखिए, फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? फतेहपुर सिकरी, बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? कहाँ पर है बुलंद दरवाजा? फतेहपुर सिकरी में। तो देखिए इसका निर्माण किसने कराया था? अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजे का निर्माण कब पूरा हुआ था? तो इसका निर्माण जो कार्य है ये निर्माण कार्य कब पूरा हुआ था? 1575 ईस्वी में। तो आपको सन भी ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा, भानुचंद्र रचित की रचना किसने की थी? भानुचंद्र चरित की रचना की थी किसने? सिद्धचंद्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाही संवत की स्थापना किसने की थी? इलाही संवत जिसकी स्थापना की थी किसने? अकबर ने। अगला देखिए, दास प्रथा का अंत कब और किसने किया था? दास प्रथा का अंत किया था कब? वर्ष 1562 ईस्वी में। किसने किया था दास प्रथा का अंत? अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने नरुद्दीन की उपाधि धारण करी थी? कौन सा ये शासक था जिसने नरुद्दीन की उपाधि धारण की? ये था जहांगीर। अगला देखिएगा, किसने निसार नामक सिक्के का प्रचलन किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निसार नामक जो सिक्का था इसका प्रचलन किसने किया था? जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने न्याय के लिए अपने महल में सोने की जंजीर लगवाई थी? तो कौन सा ये शासक था? ये था आपका जहांगीर, जिसने न्याय के लिए अपने महल में किसकी जंजीर लगाई थी? सोने की जंजीर लगाई थी। अगला देखिए, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? मयूर सिंहासन, देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है तो इसको जरूर ध्यान में रख लीजिए। मयूर सिंहासन का जो निर्माण है ये किसने? शाहजहां ने करवाया था। अगला देखिएगा, ताजमहल का निर्माण, ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा? तो ताजमहल जो है आगरा का, इसके निर्माण में कितना समय लगा? 22 वर्ष लगा था इसमें समय। अगला देखिए, गंगाल हरि नामक रचना किसके शासनकाल में रचित हुई थी? गंगाल हरि जो नामक रचना है ये शाहजहां के काल में रचित हुई थी। अगला देखिएगा, इसकी रचना किसके द्वारा की गई? गंगाल हरि के रचनाकार कौन है? ये आप कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में जिन लोगों को आंसर आ रहा है। किस शासक ने अपने पिता को कैद में डाला था? कौन सा ये शासक था? ये था औरंगजेब, जिसने अपने ही पिता को कैद में डाला था। अगला क्वेश्चन देखिए, स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था? देखिए स्थायी बंदोबस्त इंपॉर्टेंट है, ये बंदोबस्त का सिद्धांत दिया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? सहायक संधि प्रणाली के जनक थे कौन? लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह किस मिशन से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे सुकर चकिया मिसल से। अगला देखिएगा, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी? मीर कासिम ने अपनी राजधानी को कहां से कहां स्थापित किया था? मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था। अगला देखिए, बक्सर के युद्ध जो कि 1764 ईस्वी में हुआ था, तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाह आलम सेकेंड। शाह आलम द्वितीय जो था उस समय दिल्ली का शासक था। नेक्स्ट देखिएगा, टीपू सुल्तान जो है इसकी मृत्यु कब हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी 1799 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिंडीगुल क्या है? डिंडीगुल जो है ये तमिलनाडु में एक शहर का नाम है, इसको ध्यान रखिए। डिंडीगुल
ये छोटे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आईओ के द्वारा। पिछले आपका जो अपर पीसीएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपका एक क्वेश्चन पूछा था कि झूम क्या है, तो जिन लोगों को पता होगा उन लोगों ने किया था उसका करेक्ट आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो डिंडीगुल क्या है, इसको ध्यान में रखिए, ये तमिलनाडु राज्य का एक शहर है डिंडीगुल नाम का। अगला देखिए, किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना किसके समय की गई थी, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय। अगला देखिए, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डफरिन के समय। अगला देखिएगा, ठगों का दमन किसने किया था, ठगों का दमन किया था कर्नल स्लीमैन ने ठगों का दमन किया था। अगला देखिए, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चूड़ामन या चूड़ामणि। अगला देखिएगा, किस जाट राजा को जाटों का अफलातून एवं आदरणीय विद्वान व्यक्ति कहा जाता है, तो किस जाट राजा को, ये जाट राजा थे सूरजमल, जिनको जाटों का अफलातून एवं आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है। अगला देखिएगा, लोहगढ़ नामक किला किसने बनवाया था, लोहगढ़ नामक जो किला था ये किसने, बंदा बहादुर ने बनवाया था। आप कमेंट करके बताएंगे कि लोहगढ़ जो किला है ये कहाँ पर लोकेटेड है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिएगा जिन लोगों को आंसर आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको इस सेशन को। देखिए अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में डेली आपको ये सीरीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है जिसमें आपको 150 से लेकर 200 क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो डेली आपके 150 से लेकर 200 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, तो डेली आप देख सकते हैं। मुश्किल से आधे घंटे की क्लास आपको ये प्रोवाइड कराई जाती है सुबह 10 बजे, तो आप इस सेशन को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। इसके अलावा 5 बजे आपको फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल मॉक्स सीरीज जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है, जो कि प्रैक्टिस सेट के रूप में हम लोगों ने खुद सेल्फ स्टडी करके, देखिए सेल्फ क्वेश्चंस उसमें इंक्लूड किए गए हैं, सेल्फ क्वेश्चन बना के, और इसके अलावा उनको टाइप भी किया गया है हमारे पूरी टीम के द्वारा। देखिए पूरी टीम जो है काफ़ी मेहनत करती है, आपके पीछे 3-4 क्लास डेली आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं स्टडी विद एम की ओर से। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कीजिएगा जिन लोगों को वाकई ज़रूरत होती है, जिसके पास कोई सोर्स नहीं है, बुक्स का सोर्स नहीं होता है, और वाकई जो लोग गरीब होते हैं, तो उन लोगों तक इस सेशन को पहुँचाइएगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा मेरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रणजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी, तो बताना है। जो रणजीत सिंह थे, महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच एक संधि हुई थी, इस संधि का नाम क्या था, अमृतसर की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों ओर के राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित करती है, तो अमृतसर की जो संधि है ये किस नदी के दोनों ओर के राज्य के बीच जो सीमा है इसका निर्धारण करती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया था, तो भारत का कौन सा गवर्नर जनरल था उस समय, लॉर्ड एलनबरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है, सिंध विजय का जो श्रेय है ये दिया जाता है किसको, सर चार्ल्स नेपियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है, सहायक संधि का जन्मदाता है भारत में डुप्ले। अगला देखिएगा, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप प्रदान किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। अगला देखिए, पंजाब के रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ पर थी, तो पंजाब के रणजीत सिंह जो थे इनकी राजधानी थी कहाँ पर, लाहौर में। अगला देखिएगा, गोद प्रथा प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था, गोद प्रथा जो है इस पर प्रतिबंध लगाया था लॉर्ड डलहौजी ने प्रतिबंध, और किस वर्ष इसमें प्रतिबंध लगाया गया गोद प्रथा पर, कमेंट करके बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं उनको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा जिन लोगों को आंसर आते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश कीजिए कि अधिकतर लोग कमेंट सेक्शन में अपना आंसर कमेंट करके बताइए। इससे आपको आपकी स्किल भी पता चलती है कि कितना आपको आता है,
अगला देखिए, डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन कब हुआ था? डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक जो कंपनी थी इसका गठन हुआ था वर्ष 1616 ईस्वी में। अगला देखिए, वांडीवॉश के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? वांडीवॉश का जो युद्ध हुआ था इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व किया था किसने? सर आयर कूट ने। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंगा नदी क्रम में गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए, गंगा नदी क्रम में गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी जो है ये है कौन सी नदी? यमुना नदी। आप कमेंट करके बताइएगा कि यमुना नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? यमुना नदी कहाँ से निकलती है? कमेंट करके बताइए कमेंट सेक्शन में जिन लोगों को आंसर आ रहा है। अगला देखिए, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? देखिए, छोटा नागपुर पठार जो है इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? पारसनाथ। कल के सेशन में आपको बताया था कि जो आपके छोटा नागपुर पठार है यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व स्थित है। कौन सा ये टाइगर रिजर्व है? आप कमेंट करके बताइएगा। जिन लोगों ने कल का सेशन देखा था रात को 8 बजे वाला तो आपको पता चल गया होगा कौन सा है। जल्दी से कमेंट कीजिए जिन लोगों ने सेशन देखा और जिनको ये आंसर आता है। अगला देखिए, भूमिगत जल का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? भूमिगत जल का जो स्रोत है ये कौन सा है? वर्षा का जल तथा हिम सहजाद जल और इसके अलावा मैग्मा जल। तो ये सब जो जल हैं ये भूमिगत। अगला देखिएगा, कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र को क्या कहते हैं? कर्क और मकर रेखा के जो क्षेत्र होते हैं इनको कहा जाता है उष्ण कटिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत भाग पानी है? देखिए, धरती के तल का कितने प्रतिशत भाग? 71% भाग पानी है, ये ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, मकर संक्रांति को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। किस पर पड़ती है? मकर संक्रांति को सूर्य की जो किरणें होती है ये मकर रेखा पर, किस रेखा पर? मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा खनिज पृथ्वी की भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में मिलता है? सिलिका जो खनिज है ये पृथ्वी की भूपर्पटी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला देखिए, कौन धात्विक खनिज है? धात्विक खनिज, देखिए सोना जो होता है ना ये एक धात्विक खनिज होता है। अगला देखिए, कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो गंधक जो है ये कौन सा खनिज है? आणविक खनिज नहीं है तो सुमेलित नहीं है। ये कौन सा खनिज है? गंधक। ये आप कमेंट करके बताइएगा। जिन लोग आज काफ़ी क्वेश्चन हो गए हैं आपके, कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा इन क्वेश्चन के जरूर। अगला देखिए, खनन क्षेत्र अन्य 3 क्षेत्रों में खनिज से भिन्न खनिज के लिए विशिष्ट है। तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा किरकुक। कौन सा जो खनन क्षेत्र है अन्य 3 क्षेत्रों से खनिज से? इसमें ऑप्शन तो है नहीं तो क्वेश्चन जो है ये ऑप्शन वाला बन गया है। तो ये ध्यान रखेंगे जो खनन क्षेत्र है ये अन्य से भिन्न कौन सा है? किरकुक। किरकुक इसका नाम है, ये ध्यान रख लीजिए। किरकुक जो खनिज क्षेत्र है ये अन्य खनिज जो क्षेत्र है उनसे भिन्न रहता है। अगला देखिए, लौह खनिज का अयस्क नहीं है। कौन जो है ये लौह खनिज का अयस्क नहीं है ये बताना है। तो लिग्नाइट जो है ये लौह खनिज का अयस्क नहीं है। अगला देखिए, एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश है। एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश जो है ये कौन सा देश है? जापान देश है। अगला देखिएगा, मेसाबी रेंज किससे संबंधित है? मेसाबी रेंज ये संबंधित है आपसे किससे? लौह अयस्क से। अगला देखिए, प्रसिद्ध खान चुक्की कमाटा से किस खनिज का उत्खनन किया जाता है? देखिए, प्रसिद्ध खान है चुक्की कमाटा इसका नाम है। इस खान का नाम क्या है? चुक्की कमाटा, जो कि किस खनिज के उत्खनन से संबंधित है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसका उत्खनन किया जाता है इस खान से? तांबे का। अगला देखिएगा, कौन ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है? देखिए, समुद्री ऊर्जा जो होती है ना ये ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, जोहान्सबर्ग निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? जोहान्सबर्ग ये प्रसिद्ध है किसके लिए? सोने की खान के लिए। अगला देखिएगा, कौन से खनिज सामान्यतः साथ साथ पाए जाते हैं? देखिए, साथ साथ पाए जाने वाले खनिज कौन से हैं? एक तो है आपका जस्ता, दूसरा है कौन सा? सीसा। अगला क्वेश्चन है, किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? सीसा और जस्ता
सा को इसको जुड़वा खनिज कहा जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आयोग के द्वारा, तो इनको जरूर ध्यान में रखिएगा। कॉम्बिनेशन वाले जो होते हैं ना खनिज, इनसे क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछे जा रहे हैं, ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, तो ध्यान रखिए। अगला देखिए, खनिज पदार्थों की दृष्टि से भारत का कौन सा क्षेत्र अधिक समृद्ध है? खनिज पदार्थों की दृष्टि से समृद्ध भारत का क्षेत्र कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर पठार ये किस राज्य में लोकेटेड है? आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगला देखिएगा, विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? देखिए, विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का मात्र 11% जो भाग है ये कृषि योग्य है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1948 ईस्वी में, वर्ष 1948 ईस्वी में औद्योगिक नीति 1948 औद्योगिक नीति में निम्न में से किसे राज्य के एकाधिकार वाले क्षेत्र में नहीं रखा गया था? तो किसको नहीं रखा गया था? कोयला उत्पादन को इस क्षेत्र में नहीं रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, लैटेराइट मिट्टी का प्रधानी है। देखिए, लैटेराइट मिट्टी का प्रधान्य मालाबार तटीय प्रदेश है, ये ध्यान रखिए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? तो ये कौन सी मिट्टी है? ये है आपकी लैटेराइट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? देखिए, सिंधु नदी का जो उद्गम होता है ये कहाँ पर? तिब्बत में मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है। अगला देखिए, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उष्णार्ध पतझड़ वन पाए जाते हैं। अगला देखिए, भारत का कौन सा बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है? तो मूंगफली उत्पादक राज्य सबसे बड़ा कौन सा है? आंध्र प्रदेश राज्य है। अगला देखिए, कौन भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहलाता है? देखिए, भारतीय खनिज भंडार पदार्थों का भंडार कहलाता है छोटा नागपुर का पठार। अगला देखिए, तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में है कौन सा स्थान? तीसरा स्थान। अगला देखिएगा, भारत में आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ था? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कुल्टी। अगला देखिएगा, भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य है। भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? राजस्थान राज्य। अगला देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? देखिए, कौन सा क्षेत्र ये था, कौन सा था जो कि काला पानी के नाम से जाना जाता था स्वतंत्रता से पहले? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये क्षेत्र था जो कि स्वतंत्रता से पूर्व काला पानी के नाम से जाना जाता था। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा हैदराबाद का जुड़वा नगर है? हैदराबाद का जुड़वा नगर है सिकंदराबाद। अगला देखिए, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है आपका लद्दाख। अगला देखिएगा, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियां होती है ना, ये कौन सी डेल्टा व सुंदरवन डेल्टा बनाती है? अगला देखिए, नाथुला दर्रा ये किस राज्य में लोकेटेड है? नाथुला दर्रा है आपकी किस राज्य में? सिक्किम राज्य में। और बोमडिला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में है। और देखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान कौन कौन से है? उत्तराखंड का तिब्बत जो है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान है। उत्तराखंड राज्य से गंगा नदी निकलती है और ब्रह्मपुत्र कहाँ से? तिब्बत से निकलती है, ये ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम स्थान भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र जो है इसका उद्गम क्षेत्र भारत में नहीं है। जोजिला दर्रा किस राज्य में लोकेटेड है? ये बताना है। जोजिला दर्रा जो है ये जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? देखिए, तिब्बत में बहने वाली जो सांगपो नदी है ये किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश राज्य से। अगला देखिए, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र की, यह लंबाई कितनी है? देखिए, सिंधु नदी की जो लंबाई है ये कितनी है? नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए। 2900 किलोमीटर सिंधु नदी की लंबाई है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो कौन सा दर्रा? जलेलपाद दर्रा जो है ये कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड नहीं है। अगला देखिएगा,
बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बुर्जिल और जोजिला दर्रा है जम्मू और कश्मीर में। अगला देखिएगा, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? ये नदी है कोसी नदी। अगला देखिए, भारत का प्रमाणित समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो इलाहाबाद से भारत का प्रमाणित जो समय है ये निर्धारित यानी निश्चित किया जाता है। अगला देखिए, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? ये रेखा कहलाती है भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन है आपका, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो ये कौन कौन सी नदियां हैं? एक तो है आपकी नर्मदा नदी, दूसरी है सोन नदी। अगला देखिए, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? देखिए, दो देशांतर रेखाओं की जो बीच की दूरी है ये किस नाम से? गोरे के नाम से जानी जाती है। और देखिए, नदियों में से किन नदियों में से, निम्नलिखित नदियों में से ये बताना है कि कौन सी नदी विनाशक नदी कहलाती है? तो विनाशक नदी तो कहलाती है आपकी कौन सी नदी? कोसी नदी। तो ओके गाइज, आज की क्लास में इतना ही। आई होप आज की ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आज की ये क्लास आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शाम 5 बजे आपको फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल मॉक प्रैक्टिस सेट मिलेगा और रात को 8 बजे आपके उत्तराखंड टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ वाली क्लास भी आएगी। तो आप हर क्लास को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। डेली आपको ये क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।